मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ। मैं द लेफ्ट न्यूज़ चैनल से, और आज हमारे बीच CPI ML के बड़े नेता अरविंद सिन्हा जी हैं हमारे साथ। और एक लंबा दौर जो है कम्युनिस्ट मूवमेंट में उन्होंने अपना गुजारा है, दिया है, अपना जीवन दिया है इस फील्ड में। तो आज हम इसे कम्युनिस्ट मूवमेंट के की जो समस्याएं हैं उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे, और जाति व्यवस्था पर थोड़ी बातचीत करेंगे, और हम जानने का प्रयास करेंगे अभी देश की क्या स्थिति है। तो हमारे इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और मैं यह जानना चाहूँगा से कि आज पूंजीवादी व्यवस्था के तहत यह कहा जा रहा है कि मार्क्सवाद जो है अप्रासंगिक हो गया है। अब जो 19वीं शताब्दी का जो मार्क्सवाद था वो 21वीं शताब्दी में आकर के अब वो प्रासंगिक नहीं रहा। तो इस पर आप थोड़ी अपनी बात रखें कि मार्क्सवाद आज के समय में प्रासंगिक क्यों है। देखिए, मार्क्सवाद को मैं देखता हूँ तो आज तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी है। मार्क्स के इस पहलू पर बहुत कम लोगों का ध्यान दिया है। उनका जो क्योंकि मार्क्स का 5 में आप देखोगे तो मार्क्स ने कहा है कि the standpoint of the old materialism was a civil society, but the standpoint of the new materialism is a human society. मार्क्स एक मानवीय समाज बनाने की उनका फिलॉसफी दर्शन मानती है। मार्क्स में को मैं सबसे सुपीरियर क्यों मानता हूँ। गांधी भी ह्यूमनिस्ट थे, मानवतावादी गांधी भी थे। गौतम बुद्ध बहुत बड़े मानवतावादी चिंतक थे, और पूरे दुनिया में बहुत सारे मानवतावादी चिंतक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, और अपने दौर में उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया। लेकिन मार्क्स को मैं युगांतरकालीन इसलिए मानता हूँ कि समय की बात कि आज के समय में प्रासंगिक हो गया है। ये बिल्कुल निरर्थक बात है। युगांतरकाल इसलिए कहता हूँ कि मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है, इसका एसेंस अगर देखोगे, मार्क्स ये मानव समाज के इतिहास को कैसे देखते हैं, तो फ्रॉम स्पेसीज बीइंग टू स्पेसीज बीइंग। पहले पूरा मानव समाज एक जाति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में था, जिसको वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे देश में भी आई। हमारे देश के भी पुराने ऋषि मुनियों में से किसी को ये आया कि पूरे समाज को हम एक परिवार समझें। ये बात आई हमारे यहाँ। मार्क्स ने कहा कि पहले हम ऐसे थे, एक कुटुंब था, एक परिवार जैसा, एक स्पेसीज बीइंग थे। बीच में वर्ग का विभाजन हुआ, उत्पादन बढ़ा, वर्ग पैदा हुए, वर्ग संघर्ष हुए, और अंततः मानव समाज एक ऊंचे स्तर पर जब जाएगा, उत्पादन और ज्ञान के बदौलत, सामाजिक क्रांतियों को बदौलत, तो फिर हम एक जाति में परिणत हो जाएंगे। इसलिए होल ह्यूमन सोसाइटी का जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है, वो कोई एक काल के लिए रेलिवेंट नहीं है। जैसे कोई समाज सुधारक आया, फूले की बात है, क्या कबीर है, अपने समय के कुछ कुरीतियों के खिलाफ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नानक भी हैं, रविदास हैं, इन लोगों ने अपने समय में जो हमारा जाति व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का शोषण था, इसके खिलाफ बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मार्क्स का था कि उन्होंने एक पूरा युग दृष्टि दी, बताया कि कैसे आदिवासी समाज में हम थे, पहले भी एक परिवार के रूप में थे, लेकिन एक बहुत विकास के बहुत निचले दर्जे पर। जैसे ही विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, कुछ आया, कुछ ट्राइब्स को आ गया, वर्ग पैदा हो गए, दूसरों का शोषण शुरू हुआ, और तब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा और बहुत अमानवीय तत्व आए समाज में, और उसके खिलाफ संघर्ष भी। मार्क्स का दृष्टिकोण द्वंद्ववाद पर आधारित है।
उन्होंने क्या कहा, मैनिफेस्टो में ही कहा, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। कहा कि शोषण की व्यवस्था आती है तो उसका विरोध भी उसी समाज में पैदा होता है, और एक खास परिस्थिति में जो मैच्योर होता है तो उस समाज को बदलना होता है, जिसमें उत्पादक शक्तियाँ रिलीज होकर हायर प्लेन पर सोसाइटी जाता है। मनुष्य का जो जंजीरें हैं वो कट के कमजोर होती हैं, और पूंजीवाद एक ऐसा था जो कि बहुत सारे बंधनों से बहुत मुक्त किया और उत्पादक शक्तियों को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन एक सीमा पर जाकर के वो रुक जाता है जब साम्राज्य, और फिर लेनिन ने उसी को बढ़ा के दिखाया, मार्क्सवाद को एक कदम आगे बढ़ा करके अब मार्क्स साम्राज्यवाद का काल आ गया, पूंजीवाद अपने चरम अवस्था में पहुंच गया, अभी और आगे नहीं जा सकता, इसको खत्म होना है। तो मार्क्स ने कहा कि इसी पूंजीवाद के खात्मे के बाद क्या होगा कि आदमी पर आदमी के शोषण की व्यवस्था खत्म, और अलग अलग राष्ट्रीयताओं में देशों में बदलने में एक विश्व बंधुत्व भी कायम होगा। तो इतनी एक मार्क्सवाद अगर हम इतनी अच्छी फिलोसफी में रही है पूरे विश्व के लिए, और मार्क्सवाद पर पूरे देश मैंने विश्व में आंदोलन होते रहे हैं और हो भी रहे हैं इसमें, लेकिन देखा जा रहा है कि विश्व में जितनी क्रांतियाँ हुई मार्क्सवाद पर, जैसे सोवियत रूस में क्रांतियाँ हुई, चीन में हुई, तो और भारत में भी ऐसे अभी तो क्रांति उस ढंग का मार्क्सवाद की फिलोसफी के आधार पर हुई नहीं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो आंदोलनरत हैं और क्रांति की, लेकिन यह देखा जा रहा है कि वो विखंडन भी बहुत तीव्र गति से मार्क्सवादी ये में हुआ है, खेमे में हुआ। उसमें सोवियत रूस का विघटन हो गया, चाइना का भी हम लोग मानते हैं कि विघटन हुआ है, और भारत में भी जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ CPI से CPM आ गए और तरह तरह के ग्रुप्स बनते चले गए हैं, तो ये जो बिखराव हुए हैं इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो बात आती है कि अभी सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, चाइना ने पूंजीवादी व्यवस्था से समझौता किया है अपने राष्ट्रहित में, तो लोग कहने लगे कि मार्क्सवाद फेल कर दिया। लेकिन पूरे दुनिया में अगर आप डेवलप्ड कंट्री में, मैंने सर्वे देखा कि वहाँ के 70% जो नौजवान हैं और जो लोग हैं अब ये कहते हैं कि पूंजीवाद तो फेल कर और तलाश में, और मार्क्सवाद का दास कैपिटल की बिक्री बहुत बढ़ गई है। और जब 2008 में अमेरिका का पूरा बैंक और सारा व्यवस्था कोलैप्स किया, ढह गया, तो ये सवाल खड़ा हो गया पूरे अमेरिका यूरोप में कि आपने तो कहा था कि मार्क्सवाद का अंत हो गया, लेकिन मार्क्स ने जो 1848 में 150 साल पहले जो प्रेडिक्शन दिया था पूंजीवादी संकट का, उसका तो कोई हल आप नहीं निकाल पाए। इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री, हर साल नोबेल प्राइज ही आप बांटते हैं अर्थशास्त्र में, लेकिन पूंजीवाद के अंदर जो अंतर्निहित संकट है ना, जिसको मार्क्स ने कहा कि हल नहीं हो सकता है, ये पूरे समाज को बर्बाद कर देगा वो, अनलेस कि आप समाजवाद लाइए, ये तो है। तो अब हो रहा है कि समाजवाद कैसे लाया जाए, और इंग्लैंड में BBC ने एक सर्वे कराया कि पिछले 1000 साल में सबसे महान चिंतक और विचारक कौन हुआ है, तो आया कार्ल मार्क्स नंबर 1, आइंस्टीन नंबर 2। बहुत इंटरव्यू लिया BBC नौजवानों से कि भाई तुम कह रहे हो कि कार्ल मार्क्स तो फेल करेगा कम्युनिज्म, कैसे कहते हो? कहाँ फेल किया? फेल तो कैपिटलिज्म किया। 2008 का संकट कैसे आया? आज हमारे यहाँ इतने विकसित देश हैं, हम लोग के श्रमिकों का अधिकार छीने जा रहे हैं, इतना धन पैदा हो रहा है और मजदूर की हालत खराब हो रही है। अच्छा, ये जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, या यूक्रेन और रशिया के बीच जो साम्राज्यवादी युद्ध चल रहा है, तो इसको क्या उसी में देखा जा सकता है? मैं आता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पहले ब्रॉडली की पूंजीवाद जो अपने ग्लोबलाइजेशन का आया, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद जो मनोबल बढ़ा साम्राज्यवादी शक्तियों का, तो उन्होंने समाजवादी विचार को खत्म करने के लिए कहा कि अब समाजवाद फेल कर गया, एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास खत्म हो गया, पूंजीवाद ही रहेगा, और कहा कि अब हम भूमंडलीकरण करके पूरे दुनिया में न्याय लाएंगे, गरीब देशों की जनता की तरक्की होगी, दुनिया में विषमता मिटा देंगे। बड़े बड़े वादे किए, भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण का फिलॉसफी आया, लेकिन लोगों ने देखा कि क्या हुआ है, उसका बाद की बराबरी आने के बजाय अमेरिका रोज प्रतिबंध लगाता है। ये तो ग्लोबलाइजेशन फिलॉसफी का फंडामेंटल
अपोजिशन में WTO के। और उसके बाद में वार ऑन टेरर के मामले, जब समाजवाद का एक खतरा था तो ये लोग बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी की बात और सब देशों के अधिकार की बात करते थे। लेकिन जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है ना, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि वार ऑन टेरर के नाम पर जब उनके यहाँ 9/11 हुआ, कहा कि हम कोई इंटरनेशनल कानून नहीं मानते हैं, हम लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं और उनको अगर पता चलेगा, अगर हमको दुश्मन समझता है तो अपना ड्रोन भेज करके हमको पिन पॉइंटेड मिसाइल नीलगिरी में गिरा कर मार देगा और कहेगा कि हमको कोई ये नहीं है कि इंडिया सोवरेन कंट्री है, नहीं घुसता है, हर जगह घुस सकते हैं। आज जो आप हमस और उसका युद्ध देख रहे हो वो ये कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर, एक बार सोशलिज्म बड़ी ताकत था सोवियत यूनियन, तो इंटरनेशनल ऑर्डर बना कि युद्ध आप नहीं शुरू कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस का परमिशन लेना होगा। तो पूरे दुनिया में युद्ध का दौर रुका उस पीरियड। लेकिन जब सोवियत यूनियन नहीं रहा तो अमेरिका ने इन लोगों ने युद्ध शुरू कर दिया, हमला शुरू कर दिया। और लेनिन की वो युक्ति जो कहा था लेनिन ने, सच साबित हुआ। बड़े बड़े मार्क्सवादी विचारक भी लगे कहने, प्रभात पटनायक जैसा, कि अब साम्राज्यवाद अब युद्ध नहीं करेगा, गैर मतलब आर्थिक तरीकों से वो शोषण और अपनी समृद्धि करेगा, अब युद्ध नहीं करेगा। कि लेनिन ने कहा था साम्राज्यवाद का अर्थ ही युद्ध है। और मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद है तो बाजार के लिए युद्ध करेगा, आपस में लड़ेगा, कॉलोनी बनाएगा, है ना। तो मार्क्स और लेनिन की बात वो सच साबित हो गई। तो वार और टेरर के नाम पर इन लोगों ने यूरोप को रिस्ट्रक्चर किया, जो भी कम्युनिस्ट कंट्री था सबको ये करना, युगोस्लाविया को तोड़ दिया, 2 कंट्री में चेकोस्लोवाकिया को तोड़ दिया। और अभी जो यूक्रेन वार देख रहे हो, इन लोगों की गुप्त योजना थी जो खुल के आया है कि रसिया को 6 टुकड़े में तोड़ने का इनका प्लानिंग था। कि रसिया को इसीलिए नाटो से घेरते जा रहे थे। रसिया ने कहा कि तुमने कहा वार्सो पैक्ट भंग कर देंगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी हम लोगों को नाटो का, हम लोग नाटो भंग कर देंगे। लेकिन न सिर्फ अपने धोखा दिया, अपने वादे से मतलब नकार दिया, नाटो पहले यूरोप की सुरक्षा के लिए था, उसको चेंज करके क्या कि नाटो पूरे दुनिया में हस्तक्षेप कहीं भी कर सकता है। और पूरे दुनिया में तो नाटो को अब एक अपना साम्राज्यवादी मुहिम की फिर से, जो सोवियत यूनियन की वजह से, समाजवादी क्रांतियों की वजह से, डर से इनको छोड़ना पड़ा था जो लगा, फिर उसको नौ उपनिवेशवादी तरीकों से उसको शिकंजे में लेकर के अधोपनिवेश में, नौ उपनिवेश में परिवर्तित करके उसको लूटपाट पहुँचाओ। और उसी का परिणाम है कि जब रसा देख लिया कि तो हमको ख़त्म करने का ये बढ़ा चुका है, सबको हमारे बॉर्डर तक ही लेते जा रहा है नाटो में, तब यूक्रेन, जहाँ से यूक्रेन की सीमा से मॉस्को 10 मिनट में अमेरिकी मिसाइल पहुँच अटैक कर सकता है मॉस्को को, और एटम बम का थ्रेट कर सकता है, सरेंडर करो नहीं तो मॉस्को उड़ा देंगे। तो कहा जब हमको आज न कल लड़ना ही है, तो यूक्रेन को चेतावनी दे दिया, 10 फायर एंड नो फर्दर। यूक्रेन को नाटो में लोगे तो हम नहीं माने। मिन्स्क में एग्रीमेंट हुआ कि नाटो में नहीं जाएगा ये, क्या मिन्स्क एग्रीमेंट को इन लोगों ने समझाया यूक्रेन को कि मत जाओ, पूरा हम हथियार है, गोला बारूद देंगे, रसा से तुमको कुछ होता है तुम लड़ो। ये लड़ाई यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिकी साम्राज्यवाद और नाटो का जो मुहिम है उसकी लड़ाई है। तो ये जो समाजवादी आंदोलन अभी कमजोर हुआ है सोवियत यूनियन के विघटन से, खास करके तो चाइना सशक्त हुआ इसलिए, एक इनको अंकुश अभी भी है कि वो पूरी तरह पूंजीवादी देश आज भी नहीं बना है, मैं ये मानता हूँ। ट्रांजिटरी सोसाइटी है ना, उसको मैं कहूँगा कि ज़्यादा ये होगा कि पॉल ने कहा है ना, पोस्ट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी है ना। रिवोल्यूशन हो गया, उसके बाद जो सोसाइटी है वो सोसाइटी इन चुनौतियों का सामना कर पा रहा है। उसमें चाइना ने अपने को सशक्त करने के लिए, वो भारत से भी ज़्यादा पिछड़ा था जब 49 में क्रांति उसकी हुई है ना, तो अपने को सशक्त करने के लिए उसने पूंजीवाद से बहुत तरह का समझौता बहुत ज़्यादा किया। तो यह जो पीछे हटा है, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि सोवियत यूनियन के पार्टी में जब स्टालिन के डेथ के बाद संशोधनवादी हावी हो गए खुश्चोव के नेतृत्व में,
और इन लोगों ने एक रॉन्ग थेसिस लाया। क्या लाया? कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा, और सोवियत यूनियन के ताकत की बदौलत अब हम मजबूर कर देंगे पूंजीवादी देशों को, अब हम कर सकते हैं, है ना, कि वो जो है तो नया हमला नहीं करे, है ना, और वहाँ पर उन देशों में शांतिपूर्ण संक्रमण समाजवाद की ओर हम ले जाएंगे। अब क्रांति की आवश्यकता नहीं है। ये जो भ्रम पैदा किया, दो भ्रम कि अब युद्ध नहीं होगा, अब हम हावी हैं, है ना, और शांतिपूर्ण ढंग से यूनाइटेड नेशंस के तहत उस मामले को हम लोग तय करेंगे, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पूंजीवाद और समाजवाद में होगा। और दूसरा कहा कि पूंजीवादी देशों को सरबराह को सोवियत यूनियन इतना मदद करेगा, माहौल बनाएगा समाजवादी शक्तियाँ, कि शांतिपूर्ण संक्रमण से वहाँ ही होगा। इससे क्या होगा? विश्व सरबराह पर खंडित भी हो गई उसकी एकता, जब चीन की पार्टी ने विरोध किया, और दूसरा क्या होगा? दिग्भ्रमित हो गई कि अब तक क्रांति का जरूरत नहीं है, युद्ध भी नहीं होगा, और साम्राज्यवादी युद्ध रुक गया। सोवियत यूनियन समाजवाद के डर से टेम्पररी वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और इस वजह से क्या हुआ कि सोवियत यूनियन के अंदर में जब पूंजीवाद से सह अस्तित्व का किया, तो खाली लड़ाई हथियार के नहीं, विचारों की होती है। कोई न कोई विचार तो हावी होगा, जिसको मतलब तुमने कहा कि या तो पूर्वा हवा पश्चिम हवा पर हावी होगा, या फिर पश्चिम हवा पूर्वा पर हावी होगा। तो चीन में आगाह किया कि यहाँ भी पूंजीवाद लौट सकता है। अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, माओ ने आगाह कर दिया था चीन की जनता को भी और विश्व की जनता को। 20 मई 1970 का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझसे उनका था, या तो क्रांतियां विश्व युद्ध को रोक देंगी, और नहीं तो विश्व युद्ध अगर ये करते हैं तो क्रांतियां और भी होंगी। माओ का लैंडमार्क स्टेटमेंट है। तो कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ अंतिम तौर से कि अभी के दौर में पूंजीवाद समाजवाद में कौन विजेगा। एक चेतावनी दे के गया वो पूरी दुनिया के सर्वहारा मेहनतकशों को और चीन के अंदर। तो यह जो वैचारिक विघटन आया सबसे मजबूत समाजवाद के गढ़ में, उसकी वजह से यह एक तात्कालिक है। और जब इतिहास की बात करते हो तो 10, 20, 25, 50 साल कोई वैल्यू नहीं रखता है। देखो इतिहास, एक एक राजवंश आता था 500 साल तक, क्या तो सल्तनत राज चल रहा है, तो उसके बाद में 300-400 साल मुगल का शासन चल रहा है, फलाना है ना। अभी तो इतिहास की गति बहुत तीव्र हो गई है, इसलिए अभी जो है ये बहुत, जो लोग जश्न मना रहे हैं कि समाजवाद खत्म हो गया, उनका जश्न अब बहुत धीमा पड़ते जा रहा है, अब बहुत जल्दी और खत्म होगा। क्योंकि मार्क्स ने जो इतिहास का बताया है दर्शन, उसके अलावा मानव समाज को जिंदा रहने के लिए कोई उपाय नहीं। पर्यावरण का सवाल है, पूंजीवाद साम्राज्यवाद है, वो उत्पादन किए बगैर रह नहीं सकता है, और वो पर्यावरण को गंदा करते ही जाएगा। तो अगर मानव समाज को रहना है तो पर्यावरण को नियंत्रण करना होगा, पोल्यूशन को करना होगा, और उसके लिए पूंजीवाद को नियंत्रित करना होगा। अब पूंजीवाद का नियंत्रण का रोज नया कानून बनता, वो नहीं मानता है। इसलिए अब क्रांति के मुद्दे खाली मजदूरी के नहीं है, और टेक्नोलॉजी के विकास में एक चीज हुआ है कि मानव समाज को इतनी ताकत दे दी है कि कोई भूखे नहीं मरेगा, बैठा के अनाज दिला सकता। आज यूरोप में जानते हो क्या डिबेट है कि काम में तो होगा कि आधा से कम पॉपुलेशन नहीं पूरा उत्पादन कर देगा, आधा लोग क्या करेगा, तो है कि उसको जीवन चलाने के लिए सफिशिएंट पैसा यहाँ से कम देंगे और रोटेशन वाइज कराएंगे। तो जो लोग को रोजगार में नहीं रहेगा उसका समाज कैसा होगा, इस पर डिबेट कर रहा है। क्योंकि वो भी कहता है कि पूंजीवाद है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो और घटाएगा। तो मार्क्स ने इस चीज को भी कहा कि पूंजीवाद हर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का फायदा मजदूरों का शोषण को बढ़ाने के लिए करेगा, मजदूरों के भलाई में नहीं करेगा, है ना। इसीलिए समाजवाद आएगा तभी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के। मार्क्स ने कहा कि क्यों आदमी 12-12, 14-14 घंटा खटेगा, है ना। 2 घंटा के काम में उत्पादन में जितना योगदान करना है उतना आदमी कर देगा। उसका एक आदमी आज श्रमिक है, और उसी को देखोगे कि वो आफ्टरनून में जा करके फिलोसफी का क्लास अटेंड कर रहा है,
और रात में जाके म्यूजिक कंसर्ट में जो है तो संगीत का आनंद ले रहा है, चाहे अपने गा रहा है और डांस कर रहा है। एक होलसम ह्यूमन, एक फुल ह्यूमन बीइंग है ना। कहा कि तभी वास्तव में मानव समाज, हम जो हमारा पुराना एनिमल पास्ट है उसे पूरी तरह से मुक्त होके हम मानव का संपूर्ण गरिमा और आज़ादी के साथ जी सकेंगे, क्योंकि खाने पीने रहने का चीज़ का कोई एंजाइटी नहीं रहेगा। और तब कोई आदमी ज़्यादा पैसा के लिए उसकी भूख नहीं रहेगी, क्योंकि अगर तुमको हो कि अगर एक स्लिप भेजोगे, उस समय तो स्लिप का था, अभी कंप्यूटर से एक मैसेज कर दोगे और दुकान से सामान तुमको घर में आ जाएगा, तो कोई आदमी घर को गोदाम बनाएगा? उतना ही अनाज लेगा जितना उसको ज़रूरत है, उतना ही कपड़ा लेगा जितना ज़रूरत है, उतना ही बड़ा घर रखेगा जो उसके लिए ये। तो हर चीज़ तुमको उपलब्ध है, ये से इतना उत्पादन की क्षमता आ जाएगी। तो एक्विजिटिव सोसाइटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट करो, इनसिक्योरिटी से जो हम निकले हैं, है ना, उससे मानव समाज मुक्त होगा। और तब हर आदमी वैज्ञानिक होगा, हर आदमी कलाकार होगा। बहुत तरह के खेल कूद हैं जिसमें कि लोग दिन रात के इसमें नहीं भाग रहे, हर आदमी उसमें भाग लेगा। और उत्पादन का समय 3 घंटा 4 घंटा काम करेगा, उसमें हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का फायदा तभी मिलेगा। और ये शुरू हो गया, अभी यूरोप के बहुत देशों ने 4 दिन का वर्किंग डे कर दिया, अब उसका 3 दिन का वर्किंग डे होगा, है ना। तो अंत में समाज को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, बेहतरी के लिए समाजवाद में जाने का कोई उपाय नहीं है। तो समाजवाद के तात्कालिक नारे बदलेंगे, डिमांड्स बदलेंगे, लेकिन है ना उस तरीका से प्लान्ड इकोनॉमी हो, है ना, जिससे एनवायरनमेंट बचे, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं हो, कोई बेरोजगार नहीं रहे, है ना, ये मार्क्सवादी ला सकता। ऐसा और कोई फिलोसफी आज तक मानव समाज ने नहीं पैदा किया। और मार्क्स ने ये दिखाया कि ये इनएविटेबल है, अगर ये नहीं होगा तो बर्बाद। दोनों मार्क्स ने ये भी कहा, नहीं तो जैसे एटम बम से लड़ के खत्म हो जाएंगे। कहा कि जब संकट आएगा पूंजीवाद का, तो इसका अंत 2 ही चीज में होगा, है ना, या तो टकराव के बाद समाज का रीऑर्गेनाइजेशन एक सोशलिस्ट बेसिस पर, और नहीं तो लड़ करके खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा आपने